हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 9 के बारे में, है ना। तो लेसन नंबर 9 के ऊपर ये हमारा पहला कंसेप्ट होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 9 को, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को याद होगा पिछले चैप्टर में पिछले चैप्टर में हमने लेसन नंबर 8 डिस्कस किया था जिसका नाम था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमने फिनिश कर लिया। अब हम इस कंप्लीट चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तो पता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कि जो क्या वो फिक्स्ड रहे, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल एक्स मान रहा हूँ कि हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएंगे या फिर 1 आएगा या फिर 2 हेड आ सकते हैं या फिर 3 हेड आएंगे, है ना। यही केस बाय केस बन सकते हैं। क्या मैं कभी भी ये बात बोल सकता हूँ कि 1.5 टाइम्स हेड आया है या फिर 2.5 बार हेड आया है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हेड्स आए हैं वो एक फिक्स्ड नंबर में ही हो सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट नंबर हो सकता है। पॉइंटों में हेड या फिर टेल नहीं आएंगे। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। कंटिन्यूअस, जब भी हम दो इंटरवल्स के बीच की प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम बस किस किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने का मौका मिलेगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले कंप्लीट समझते हैं कि इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों में पढ़ने का मौका मिलेगा, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास वो है यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किनको बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किनको बोलते हैं, विद क्वेश्चंस। दूसरा जो हम समझेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तीसरा हम समझेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है विद इट्स एप्लीकेशन, कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके एप्लीकेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। और जो फोर्थ है हमारे पास वो क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, कि भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम कौन कौन सी है और साथ साथ हम समझेंगे कि उनके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो हम समझेंगे पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम को और फिर समझेंगे उसकी एप्लीकेशंस को। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आया है इस वीडियो का वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते किसको है। तो अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल है x जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं ओवर एन इंटरवल a और b। एक इंटरवल a और b के अंदर, ध्यान रखना मैंने फिर बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही वो होता है वो प्रोबेबिलिटीज जो हम एक इंटरवल के बीच में निकालते हैं। तो ओवर एन इंटरवल a एंड b इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं इज कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ x की पूरी एंटायर रेंज के लिए। रैंडम वेरिएबल x, जो रैंडम वेरिएबल x है टेक्स वैल्यू बिटवीन a एंड b। तो जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू क्या होगी, a और b के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इंटरवल मान ही किसको रहे हैं, a और b को मान रहे हैं। So total probability is distributed between the entire interval such that sub-intervals with same length have the same probability। तो हम जो है total probability को इस तरीके से distribute करते हुए चलते हैं जहाँ पे हम ये बोलते हैं जो सब इंटरवल्स हैं with same length, यानी कि ऐसे सब इंटरवल जिनकी लेंथ सेम है उनकी probability भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, हैव सेम प्रोबेबिलिटी। अब एक फंक्शन है, अब आते हैं मेन। ये तो हमने बात कर ली कि थ्योरेटिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला किसको जाता है। अब समझते हैं फंक्शन को। अब देखो ये रहा फंक्शन हम कैसे निकाल लेंगे, 1 अपॉन में b माइनस ए हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अभी b और a क्या है, वो इंटरवल जहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लाई करती हैं। यानी कि सपोज करो 1 अपॉन b माइनस ए है, जो x की वैल्यू है वो a से लेके b तक है। जो इसका मीन होगा वो होगा a प्लस b/2, दोनों इंटरवल्स को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो। नहीं तो बहुत सिंपल है, मीन तो सबको पता है कि ऐसे क्यों निकला a प्लस b/2, क्योंकि मान लो दो इंटरवल की हम बात करते हैं कि भाई हमने एक डाटा शुरू किया a पॉइंट से, डाटा गया है b पॉइंट से, तो बीच का पॉइंट कौन सा होगा, दोनों को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वहीं से आया a प्लस b/2। और जो वेरिएंस है वो आएगा b माइनस a
का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये हमारा बनेगा वेरिएंस का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निकालने के लिए यही आएगा। अब अगर हमें कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, फॉर ऑल x लेस देन इक्वल्स टू x इज a से x तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले हैं 1/b माइनस a। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में आप सबको बताया था हमारी एरिया निकालने में हेल्प करता है, और अगर हमें सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, हमें अगर कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालना है यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है, तो वो होगा a से x आप इंटीग्रेशन कर दो 1/b माइनस a, यानी कि उसी फंक्शन का जो आपने निकाला था। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a। चलो थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को ये आंसर ऐसे कैसे आया, चलो देखते हैं। ब्लैक मार्कर ये रहा हमारे पास। तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन काम किस तरीके से करता है, खासकर उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली जिन्होंने इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अब तक, जिनके पास 12th मैथ्स नहीं थी। तो a से x अपॉन में 1/b माइनस a, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dt, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको समझाऊं तो dt करें, हाँ चलो dt कर लेते हैं, ठीक है। तो dt, तो ये आ गया हमारे पास। अब इस dt को का मतलब क्या होता है कि हमें इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो कोई चीज़ बताता हूँ कि जो b और a है वो दोनों कांस्टेंट है, तो पहले इन दोनों कांस्टेंट बाहर आएंगे, तो दोनों कांस्टेंट बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/b माइनस a। हम सिर्फ करेंगे a से x1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, और आप सबको सिर्फ यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x बोल लो या t बोल लो, डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे dx लिखा होता तो हम क्या बोलते x है आंसर, यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी करना आ जाए तो उस कांस्टेंट के आगे x लगा दिया जाता है। तो 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, और अगर 1 का इंटीग्रेशन मुझे करना है तो हम 1 के आगे x लगा देंगे तो x हो जाता है, लेकिन हमें कर रहा है t के रिस्पेक्ट में तो हम t लिखेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, t आएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाने वाला हूँ, वो क्या है कि लिमिट पुट कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है, बाहर तो यही रहेगा, बाहर तो ये है 1/b माइनस a, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब लिमिट रखनी है तो लिमिट रखने का तरीका क्या होता है कि आप अपर लिमिट रखो जो कि x है, और माइनस कर दो लोअर लिमिट रख के। तो अपर लिमिट इसको x को बोलते हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। x रखा यानी कि ये बड़ा इंटरवल है, ये छोटा है, मतलब इंटरवल्स थे ना, तो ये बड़ी वैल्यू है, इंटरवल की छोटी वैल्यू है, तो आपने बड़ी वैल्यू रखी, माइनस में छोटी वैल्यू रख के माइनस कर दो, तो ये आ गया। तो 1/b माइनस a, यहाँ से जो आंसर बना है वो ये बना है x माइनस a अपॉन में b माइनस a। तो जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, ये वाली चीज़ कहाँ गई, वो x माइनस a अपॉन में x प्लस a, वो कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, यहाँ से आई है 1/b माइनस a से। ठीक है, अब वो लास्ट में उसने b माइनस a की वैल्यू पुट कर दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस a लिखा हुआ है, जो हमारा क्या है, CDF है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ना, b माइनस a ना पूरे में, ये हाँ पूरे में b माइनस a है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई जो ये हमारा आंसर आया है वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो 1/b माइनस a, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया एक तरह से, और लिमिट यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, CDF। और एक चीज़ और यहाँ पे मेरे हिसाब से, एक मिनट, x माइनस a b माइनस a है, हाँ ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये तो चलो, ये तो मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन कर दिया। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई। अब एक मिनट थोड़ा सा ना वेट करना, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है कि यहाँ पे x माइनस a होना चाहिए था। एक मिनट चेक करता हूँ मैं, क्योंकि बुक में तो ये दे रखा था। सॉरी गाइज, ये मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे जो है वो b माइनस a ही है। ये पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था लिखते वक्त, ये b माइनस a हो गया। ठीक है, वो शुक्र है कि मैंने डेरिवेशन कर लिया था, वरना ये वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ सही थी, क्योंकि तो इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा डेरिवेट करके दिखाया आप लोगों को। तो रियलिटी में यही सही होता, तो मेरे को ये चेक करना था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे। एक तो प्लस माइनस की गड़बड़ लग रही थी, दूसरी बात चलो b तो मैं लिया था, क्योंकि एक तरह से आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे b की जगह x है, तो आप वो तो नीचे x आ जाता। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं थी, बस यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत लग रही थी, तो यहाँ पे b माइनस a ही है। तो ये हमारे पास जो है ना, बुक में भी यही दे रखा है। मुझे लगा क्या पता बुक में प्रिंटिंग हो, बट लिखने में गलती हो रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है कि जो u है वो 50 से 40 के बीच में है, मतलब जो भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y, वो जो फंक्शन है हमारे पास 50 से लेके 140 तक है। तो बट आर, अगर y 70 से प्लस हो, एंड जब क्या होगा, जब y जो है 50 से लेके 130 के बीच में, तो ये दो केस बनेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन के। अब एक एक करके दोनों केस को सोल्व करना हम करते हैं क्या, शुरू। तो पहला केस समझते हैं।
पहले केस में हमने क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फोकस करो फंक्शन निकालने के ऊपर। तो अगर फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1/b माइनस ए। सबसे पहले फंक्शन निकालो, तो 1/b जो इंटरवल है वो है 50 से लेके 140, तो b आपका क्या हो गया, बड़े वाला इंटरवल यानी कि 140 और a हो गया छोटे वाला इंटरवल यानी कि जो हमारे पास है कितना यहाँ पे 140 माइनस 50, जो कितना आएगा 1/90। तो ये तो आ गया 1/90। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे करना है a से x। अगर a को देखा जाए तो इस पहले केस में जो हमारा a है वो 70 से प्लस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 70 आना चाहिए, ठीक है। और 70 से प्लस, 70 से प्लस की वजह से ये काम कर रहा हूँ मैं, 70 से प्लस और कितना जा सकता है 140 तक, क्योंकि 140 से ऊपर वैल्यू ही नहीं आ जाएगी, तो 140 यहाँ पे आ गया, तो b हो गया हमारा 140, क्योंकि b तो हमारा पहले से फिक्स था 140। तो बाद में आपने 50 क्यों नहीं लिया, अरे भाई वो कंडीशन लगा के बैठा है कि आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ उस केस में निकालनी है, मतलब CDF जो है वो उस केस का चाहिए जब जो है y की वैल्यू 70 से प्लस लोगे, तो हमें यहाँ पे 70 ही लेना पड़ेगा इस रीजन की वजह से, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखें। तो और जो फंक्शन तो मैं निकाल ही चुका हूँ 1/90। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है सर। अब कितना सिंपल है, आपको डायरेक्ट ये चीज भी अगर रखी होगी ना, तब रट रखी होगी आपने ये चीज भी अगर बिल्कुल रट रखा है तो आप यहाँ से भी निकालोगे, आपको इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत नहीं है। तो 1/90 बाहर आएगा, 1/90 क्या गया, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और जो x की लिमिट है, x की जो लिमिट है वो 1 का इंटीग्रेशन मैंने x आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कर लेते हैं dx x के रिस्पेक्ट में, आप चाहो तो t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो x यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 70 से लेके 140, ये होगी इसकी लिमिट। अब यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे 140 है ना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1/90 मल्टीप्लाई में अपर लिमिट कितनी है 140 माइनस में लोअर लिमिट 70, तो क्या आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 70, क्योंकि ऊपर तो क्या आएगा 140 माइनस 70 कितना हो गया 70 हो गया, नीचे आ गया 90, इससे कट गया 9 से आप ये काट लो, तो 9 8 72, तो पहले तो 0 लगाओगे पॉइंट लेने के लिए, 70 लिखा है 9 8 72, कितना रहेगा हमारे पास 72, अच्छा सॉरी 0 लिया है ना, तो 9 से काट रहे हो आप, तो 9 7 तो 63 आएगा यहाँ पे, 72 तो 27 से प्लस हो गया ना भाई, हमें तो कम लेना पड़ेगा, 63 आएगा कितने पे 7 पे, 7 रहेगा रिमाइंडर, 0 लूँगा 70 से कम क्या आएगा, फिर से वही यही कुछ आएगा 63 0.77, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पहले केस की प्रोबेबिलिटी का आंसर। अब समझते हैं दूसरा केस। जो दूसरा केस है, अच्छा हाँ यहाँ मैं एक चीज़ और समझा दूँ आप लोग, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो अपनी वैल्यूज़ को। देखो ऊपर क्या है x माइनस ए, आपका इस क्वेश्चन में x कितना था, तो अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो आपका x था 140, क्योंकि x कौन सी वैल्यू होती है जो अपर लिमिट की वैल्यू है, तो 140, तो ऊपर तो रखना था x माइनस ए यानी कि 140 माइनस में लोअर लिमिट यानी कि 140 माइनस 70। तो देखो एक तरह से ना आपने, अगर मैं यहाँ पे साइड में दिखाऊं तो 140 माइनस 70 ये आता ऊपर, और नीचे यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है b माइनस ए। अब एक ध्यान से b और a क्या है इस क्वेश्चन में, अगर b और a की बात कर ली हमने तो b कितना हमारे पास इस क्वेश्चन में 140 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 140, तो ध्यान रखना b और a वही लोगे जो अपने फंक्शन में पुट किए थे, तो b 140 और जो a है वो है 50, तो अभी भी तो वही आंसर आया 140 माइनस 70 70, 140 माइनस 50 90, अब भी तो कट के वही आंसर आ रहा है 0.77। तो जिनको ये लगता है ना कि हमें इंटीग्रेशन नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई आपको डायरेक्ट ये बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि x कौन सा है, a कौन सा है, b कौन सा है। a और b होते हैं इंटरवल के, x वो होता है जिसको हम अपर लिमिट मान के यहाँ पे चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट दिखाऊं अब अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, अब करना है देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है 50 से लेके भाई 130 तक है, तो उसने दोनों लिमिट खुद ही बता दी कि भाई लोअर लिमिट में 50 लोगे, मैं चाहूं तो जा सकता हूं कहां तक 40 तक है 50 तक ही है, 50 तक ही है वैसे तो सबसे नीचे, और ऊपर देखो अब की बार देखो उसने पहले क्या किया था, पहले केस में आपकी नीचे की लिमिट उसने कम कर दी थी, मतलब लोअर लिमिट तक हम जो है 50 तक ले सकते थे, पर उसने क्या बाउंड कर दिया कि 70 से प्लस लेना है आपको। लेकिन अगर आप इस केस में देखो तो आपकी जो y की वैल्यू है वो खुद क्या बोल रहा है कि 50 से फालतू आप ले सकते हो, लेकिन अब की बार उसने ऊपर से कम कर दिया, 130 लिया है सिर्फ 130, वैसे ले तुम चाहते तो 140 तक जा सकते थे, लेकिन उसने 140 तक लेने के लिए मना कर दिया, उसने बोला 130 से कम रहनी चाहिए। तो बस अब ये हमारे पास क्या हो गई लिमिट, तो ये होगी आपके x की वैल्यू, ये आपका तो है ही a और b तो पहले से फिक्स है जो हमने यहाँ यूज किए थे, ठीक है। अब अगर हम देखें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/90 का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही बात चलती है। तो फिर से वही चीज 1/90 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा x का, और x की लिमिट क्या है 50 से 130,
तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर सॉरी मल्टीप्लाई में 1/90 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, है ना, अपर लिमिट 130 माइनस में लोअर लिमिट। मैं आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने के साथ सिखा रहा हूँ कि अगर आगे क्वेश्चंस में जो कि आएंगे ही तो आप लोगों को समझ में आता रहे कि इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, खासकर लिमिट कैसे पुट होती है। ज़्यादा बड़े इंटीग्रेशन नहीं आएंगे। कई बच्चे तो ऐसा होंगे जिन्होंने 12th तक की मैथ पढ़ रखी होगी, वो बोलेंगे भैया इंटीग्रेशन तो बहुत भयंकर टॉपिक था। अरे जो हमारे पास ये कंसेप्ट है उन्हें भी पता है कि इसे करने वाले कौन है, आर्ट्स के बच्चे जिनके पास शायद उन्होंने मैथ्स पढ़ी भी नहीं भी ना हो, तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन दे रखा है, आपको उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो 130 माइनस 50 कितना आ गया, 80 आ गया ऊपर, और नीचे क्या है 90, 0 कट गया। अब अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो 9 की टेबल में 8 नहीं आता है ना, 0 लूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। 87 कितना आता है 72, कितने पे आता है 8 पे, फिर 8 रह गया, 0 लगाऊंगा, फिर 87 क्या गया 72, जो कितने पे आएगा 8 पे, 0.88 या 0.89 आप अप्रोक्स लिख के छोड़ सकते हो। ये हो गया आपके दोनों केस की प्रोबेबिलिटी का आंसर, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक इस चीज का। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दो। देखो x माइनस ए, x इस केस में कितना है 130, तो x 130 है, माइनस में a तो फिक्स ही है पहले से ही, ए कितना था, ए था आपका 50 है ना, तो ऊपर 50 आ गया, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है b माइनस ए, बी माइनस यानी कि अपर इंटरवल माइनस लोअर, बी माइनस यानी कि वही फंक्शन है हमने किया था 140 माइनस 50, तो सॉरी 140 माइनस 50, तो ऊपर आपका कितना आ गया 80, नीचे आ गया आपका 90, तो फिर से वही देखो कटेंगे वही आंसर आएगा 0.88। अब करेंगे हम यहाँ पे अगला पार्ट सोल्व। तो यहाँ तक तो उम्मीद आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया। एक मिनट रुकना, अब हम समझेंगे दूसरा पार्ट, वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। अरे नहीं सॉरी अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, अभी एक्सपोनेंशियल बाकी है। एक्सपोनेंशियल करेंगे इसी वीडियो में, इसी टॉपिक में। पहले अब एक्सपोनेंशियल करते हैं, पहले यहाँ तक का जिसको भी जो भी उतारना है वो उतार सकता है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। तो ये सब तो आपका काम बनता है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को।